हेलो एवरीवन। आज हम क्लास एट का चैप्टर ये है आईसीएसई बोर्ड का। इसको हम कवर करेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर है द चेंजिंग टाइम। हमने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, कैसे लोग इवॉल्व हुए, कैसे महाराजा राजा अशोका चंद्रगुप्ता का टाइम पीरियड पार होता है। एंड धीरे धीरे हम इंडियन हिस्ट्री की ओर घुसते हैं, कुछ कुछ राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं एंड देयर अबाउट सीन आगे बढ़ता है। तो फिर हम मुगल्स एंड सुल्तान, पहले सुल्तानेत के एज में पहुंचते हैं, देन दिल्ली सुल्तान खत्म होने के बाद हम मुगल्स के एज में पहुंचते हैं। ये तो इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने का अच्छा तरीका है, लेकिन थोड़ा सा उसके बेसिक, उसी के रिलेशन में वर्ल्ड सोसाइटी के बारे में थोड़ा जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड जैसे जैसे चेंज होते जाएगा हमारा कंट्री भी उसी हिसाब से चेंज होते रहता है ना। जो इंग्लैंड में जो नई चेंजेस आएंगी, जो ब्रिटेन में जो नई चेंजेस आएंगी, उनके चक्कर में ही हमारे देश में नया नया चेंजेस स्टार्ट होता है। तो यूरोप में बेसिकली, यूरोप में उस समय क्या चल रहा था, क्या दौर था एंड कैसे कैसे मौसम बदल रहे थे, वक्त कैसे बदल रहा था, बस इसी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एंड इसका टॉपिक का नाम है ए चेंजिंग टाइम। तो हमारा टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? 1453 से, यानी जस्ट अबाउट जब इंडिया में अकबर बीरबल का बात नहीं, बीरबल सॉरी, बाबर का टाइम होगा, दिल्ली सुल्तानत चल रहा होगा एंड देन बाबर का टाइम होगा। उसी दौरान का वक्त है यहाँ पे यूरोप के टाइम पे। यूरोप में क्या हो रहा था? बिगिनिंग ऑफ रिनाइसेंस, क्या बोलते हैं इसको, रिनाइसेंस इन द सेंस समझो कि हिसाब से अवेकनिंग है ना, कुछ चीज नया सीखने की इच्छा है, फिर अपने बारे में जानने की इच्छा। ये भगवान के बारे में कम, थोड़ी अपने बारे में जानने की इच्छा कि हम कहाँ से आए, हमारा थिंकिंग क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे सॉल्यूशंस क्या है, कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत तरीका है, इन सब के बारे में लोग सोचने लग गए और धीरे धीरे वक्त बदलता गया। फिर एक सेकंड फेज आता है, वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया इन 1498। उस समय पे वास्को डी गामा 1498 के टाइम पे इंडिया पहुंचते हैं। एंड देन यूरोप में एक रिफॉर्मेशन का पीरियड चलता है। रिफॉर्मेशन एक नया दौर समझ लो कि लोग क्वेश्चन उठाने लगे थे पुराने सिस्टम्स को लेके, एंड देन वहां से सिस्टम चेंज होता है। एंड देन फिर वहां से ब्रिटिश क्या करती है, अपना कंपनी उठाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती है और वो फिर इंडिया के पहुंचती है ट्रेड करने के लिए। इसी दौरान इंडिया में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 के दौरान। एंड देन फिर अगेन ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द सेंस, पहले के लोग नॉर्मल चीजों से भी काम चलाते थे, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई कम होते गया, तो लोगों ने सोचा कि ऐसे अब काम करके हम डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। एंड देन दे थॉट अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, चीजों को इंडस्ट्री में बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे साड़ी पहले घर में कोई भी बनाता था, बुन के साड़ी, लेकिन अब धीरे धीरे वो इंडस्ट्री में बनने लग गया। पहले लोहार ही लोहा बनाता था, लेकिन अब स्टील प्लांट खुल गया, राउरकेला स्टील प्लांट हो चाहे और भी स्टील प्लांट हो, वो अब स्टील मेकिंग करते हैं, है ना। इस तरह से वक्त बदलता गया और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा फेज इसमें है। तीन चार चीज फिर से याद रखना है कि रिनाइसेंस का पीरियड स्टार्ट हुआ, एंड देन वास्को डी गामा इंडिया आया सब 1498 में। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चला, एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड हुई जो इंडिया आई। उसके बाद उसी दौर पे 1707 में औरंगजेब का डेथ हो गया, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उसी 1760 से 1840 के बीच में स्टार्ट हुआ, है ना। इसी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ है क्या एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हम जानते हैं कि हमारा एरा को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है एंशिएंट एरा, एक मिडिवल एरा एंड एक मॉडर्न एरा, है ना। तो एंशिएंट एरा के टाइम पे वो जो हमारे पुराने राजा महाराजा जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, उस टाइम का पीरियड होता है। मिडिवल पीरियड हम उसको बोलते हैं जब हमारे कंट्री में सुल्तान, दिल्ली सुल्तानेत थे, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और इस तरह के लोग थे, फिर अकबर, बाबर, देन शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह के जो लोग रहते थे, जो राजशाही लोग, यानी जो दिल्ली को कब्जा, मुगल्स जिसको हम बोलते हैं, मुगल्स जो दिल्ली में कब्जाए हुए थे। तो ये जो दौर होता है इसको हम मिडिवल पीरियड बोलते हैं। एंड देन जैसे जैसे इंडिया में ब्रिटिश आते गए एंड वक्त बदलता गया, तो हम उसको फिर एक मॉडर्न एज के रूप में काउंट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्ररी ये है कि हमारा जो इंडियन मॉडर्न एरा है, वो अराउंड औरंगजेब के मरने के बाद स्टार्ट हुआ। किसके मरने के बाद स्टार्ट हुआ? औरंगजेब जब मरा 1707 में, उसके बाद ही औरंगजेब कब मरा? 1707। औरंगजेब के मरने के बाद ही
हमारे कंट्री में एक हिसाब से इंडियन मॉडर्न एरा स्टार्ट होता है। लेकिन जो असली जो एरा है, मॉडर्न एरा है, जो वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ, जहाँ यूरोप में स्टार्ट हुआ, वो अराउंड 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के बीच स्टार्ट हुआ, जब नए नए इन्वेंशन होने स्टार्ट हो गए, नए नए लोग नए नए थिंकिंग लेके आए, नए नए तरीके लेके आए। तो वहाँ से ही मॉडर्न पीरियड का स्टार्टिंग होता है। जो हमने इसको पढ़ा, इसी को थोड़ा टाइम फ्रेम में अगर हम डालेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि रिनाइसेंस कभी इस पीरियड में स्टार्ट हुआ था, है ना। रिनाइसेंस का दौर इस पीरियड में स्टार्ट हुआ था एंड धीरे धीरे फिर 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आया था। उसके कुछ दिन बाद मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ यूरोप में एंड फिर 1600 सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। एंड देन ये जो दौर होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रिफॉर्मेशन का दौर होता है 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी में, जब नए नए थॉट्स, नए नए बिलीफ्स उभर के आते हैं। एंड देन फिर 1707 में इंडिया में औरंगजेब की मृत्यु जाती है और इंडिया में मॉडर्न एरा स्टार्ट होता है। एंड देन 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड में आता है, जिसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें बनती हैं एंड इंडिया को इंडिया में जो इम्पेरियलिस्टिक शासन आता है, ब्रिटिश रूल, इसी के टाइम पे आता है और इसी के पावर के थ्रू आता है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम आज इसमें दो ही चीज कवर करेंगे, एक तो रिनाइसेंस एंड वास्को डी गामा कैसे इंडिया में पहुंचा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है रिनाइसेंस का। रिनाइसेंस मतलब रिबर्थ एंड रिवाइवल। किसी भी पुराने ख्यालात को चुनौती देना कि ऐसा हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, उसको चुनौती देना ही रिवर्थ ऑफ आइडिया, मतलब कुछ नया सोचना, कुछ अलग सोचने का जो ताकत होता है, दैट इज कॉल्ड रिनाइसेंस। और इस दौर में ये चीज बहुत चला था, है ना। लोग नए नए तरीके, नए नए चीजों के बारे में जानने, डिस्कवर करने और खोजने में लगे हुए थे। और इसी दौरान लोग ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन बातें करते थे। ह्यूमैनिटेरियन बातें मतलब भगवान के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा, कि हम कौन है और हमारी लाइफ कैसी है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे सॉल्यूशंस क्या है ना। तो ये रिनाइसेंस है, ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था इटली से। इटली से एक शहर है जिसका नाम है फ्लोरेंस से ये स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी के दौरान एंड ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था ह्यूमैनिज्म। और ह्यूमैनिज्म तीन टाइप के बात करते थे कि इंसान के अफेयर्स क्या है, अफेयर्स इन द सेंस इंसान का प्रॉब्लम क्या है, क्या गरीबी या भूखमरी या कोई सोसाइटियल चेंज या फिर और कुछ, ये प्रॉब्लम्स अफेयर्स थे। उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे कि क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी से। अगर सोसाइटी से प्रॉब्लम यह है कि उनको छोटा या बड़ा तोला जा रहा है तो दैट इज डिफरेंट। अगर गरीब है और आपको खाना नहीं मिल रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्या करें, इस सब के बारे में लोग सोचना स्टार्ट कर गए। और सबसे लास्ट वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते थे कि हम कहाँ से आए, हमें कौन बनाया, हमारा जनक कौन है, हमारा मतलब हम क्या करना है इस धरती पे। ये सब सवाल स्टार्ट हुए क्योंकि लोग पहले ये सोचते थे कि हमको तो भगवान भेजा है और हमको भगवान ही उठाएगा और सब कुछ करता धरता भगवान ही है। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग सोचने का तरीका बदलने लग गया। लोग अब ये सोच रहे थे कि हम कौन है और हम क्या करने आए हैं और हम कैसे अपने को बेहतर कर सकते हैं, क्या करेंगे तो हमारा लाइफ और बेहतर हो जाएगा। ये सब रिनाइसेंस का ही नतीजा है ना। और रिनाइसेंस हर जगह पे इफेक्ट किया है। जो लोग सोचते थे ऑब्वियसली उस सोच को कहीं ना कहीं तो रेप्लिकेट करेंगे। तो जो लोग सोचते थे सबसे पहले वो उसको लिखते थे। और लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट नाम सब याद रखना जरूरी है कि रिनाइसेंस कहाँ कहाँ दिखता है, तुमको झलक उसका कहाँ मिलेगा, पहले राइटिंग में मिलेगा। राइटिंग कौन? शेक्सपियर और मिल्टन बोल के जो राइटर थे वो लाइफ के बारे में लिखे कि क्या होना चाहिए लाइफ, कैसा होना चाहिए लाइफ, हमारे आसपास का नेचर, एनवायरनमेंट, ये सब बहुत तारीफ किया। फिर और दो साइंटिस्ट और दो पोएट्स या फिर राइटर समझ रहे, दांते एंड सर थॉमस मोरे, इन्होंने सोसाइटी के बारे में लिखा कि हमारा सोसाइटी कैसे काम करता है, हमारा सोसाइटी हमको कैसे अलग करता है, हम कैसे सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। ये सब दांते और सर थॉमस मोरे ने लिखा। फिर फ्रांसिस्को पेट्रार्क, गियोवानी बोकासिनो या फिर बोकासिनो, ये सब जो लोग हैं ये इनका नाम याद रखना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बट ये समझो कि रिनाइसेंस कैसे बदलता गया। अबाउट लाइफ लोग सोचने लगे, अबाउट सोसाइटी लोग सोचने लगे। और ये जो उन्होंने किस पे लिखा था? अबाउट नेशनल लैंग्वेज एंड सेकुलर थीम। याद इंपॉर्टेंट ये है कि सेकुलर थीम, सेकुलर मतलब सर्वधर्म भावना, मतलब हर धर्म को एक मानना, हर लोगों को एक मानना। उस थीम पे लोग अब चले गए थे, इस टाइप के लोग अब सोचने लग गए थे, है ना। और जो लिखेंगे ऑब्वियसली वो आर्ट में भी दिखेगा, पेंटिंग में दिखेगा, ड्राइंग्स में दिखेगा। तो लोग अब ड्राइंग्स और पेंटिंग के थ्रू भी अपना विचार को प्रकट करने लग गए, इन द सेंस अपने विचार रखने लग गए।
जो ह्यूमनिज्म का विचार है उसको आइदर नेचुरलिस्टिक तौर पे या रियलिस्टिक तौर पे लिखने स्टार्ट करते। नेचुरलिस्टिक मतलब कि इन द सेंस जो नेचर में है उसको बनाना, ड्राइंग करना, या फिर नेचुरल आर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। भगवान का आर्ट्स बनाना या और कोई रिलीजियस आर्ट बनाने से अलग अब लोग जो नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड है, जो दुनिया में जो हो रहा है, जो रियलिस्टिक चीज़ें हो रही, गरीबी है, भुखमरी है, अच्छा है, बुरा है, अमीर गरीब या आदमी औरत, इस टाइप के ड्राइंग्स में ज़्यादा तवज्जो देने लग गए, जिससे कि हमको वहाँ के लाइफ और वहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है ना। और इन सब आर्टिस्ट में से कुछ कुछ नाम बहुत फेमस है। पहला नाम है लियोनार्डो डा विंची। ये तो बहुत फेमस नाम है। लियोनार्डो डा विंची ना ही सिर्फ एक पेंटर था, वो एक राइटर भी था, वो एक पोइट भी था, वो एक साइंटिस्ट भी था, वो एक स्कॉलर भी था, वो एक आर्टिस्ट भी था। जो हम इस्तेमाल करते हैं ना मल्टी सीजर, जिसमें कटर भी होता है, सीजर भी होता है, एंड डिफरेंट और भी वेपन्स होते हैं, वो लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। और इसका सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग, लास्ट सफर भी इसी ने बनाया था। ये सब सारे पेंटिंग्स है ना। क्या है? सारे पेंटिंग्स है। और एक फेमस नाम है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने भी तीन चार आर्टिस्टिक चीजें बनाई थी, जैसे क्रिएशन ऑफ एडम, फॉल ऑफ मैन एंड लास्ट जजमेंट। ये सब उनके फेमस राइटिंग स्किल्स पेंटिंग्स हैं, जिनको मैं बोल सकता हूँ कि ये रेनाइसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने ये बताया था कि लोग कैसे बदल रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, है ना। राइटिंग में आ गया, आर्ट्स में आ गया। अब धीरे धीरे रिनाइसेंस स्कल्पचर्स में भी आने लग गए। स्कल्पचर्स यानी कि जो हम द सेंस क्या बोलूँ एक हिसाब से, ड्राइंग, पेंटिंग तो था ही। स्कल्पचर्स वो होते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं, जो क्या बोलूँ, मूर्तियाँ जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो लोग अब फ्री फॉल होने लगे, मतलब कि अब वो भक्त वाली मूर्तियां या फिर वो भगवान वाली मूर्तियों से अलग कट के अब लोग अपने बारे में बनाना स्टार्ट कर दिए, कि लोग फ्रीडम को बनाना स्टार्ट कर दिए, लोग लिबर्टी को टॉपिक बना के मूर्तियां बनाना स्टार्ट कर दिए। तो लोग मतलब फ्रीडम इन द सेंस फ्रीडम को दिखाने के लिए फ्री स्टैंडिंग मैन का डायग्राम बनाते थे, मूर्ति बनाते थे। अब ये फ्री स्टैंडिंग मैन इंडिकेट करता है कि हम आज़ाद हैं, हम अलग हैं, हम पावरफुल हैं, हम अपने पावरफुल हैं। और इस तरह के मैन को आइदर ग्रीक्स में या फिर रोमन्स में दिखाया जाता था। रोमन कल्चर या फिर ग्रीक कल्चर को अगर तुम स्टडी करोगे तो इस टाइप के ड्राइंग्स या फिर इस टाइप के स्कल्पचर्स बेसिकली दिखने को मिल जाएंगे। एंड धीरे धीरे इसका जो इम्पैक्ट है वो साइंटिफिक इंक्वायरी में भी आने लग गया। अब लोग वो पुरानी घिसी पिटी बातों को बिलीव नहीं करते थे। लोगों का मानना था कि हम उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करेंगे जिनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होगा या फिर ऑब्जर्वेशन होगा, है ना। उन्हीं बातों को हम गौर करेंगे, उन्हीं बातों को हम इम्पोर्टेंस देंगे। और ऐसे धीरे धीरे हमारी सोसाइटी बदलने लगी। एंड जैसे जैसे सोसाइटी बदली, ऑब्वियसली सोसाइटी का जितना भी चेंज होगा, जैसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्वियसली वो चर्च को चैलेंज करेगी। क्यों? क्योंकि चर्च तो पुराने ख्यालातों वाला है। उसको लगता है कि भगवान ही सब कुछ है और भगवान ही सब कुछ बना के दिया है। एंड उनका बिलीव ये भी था कि अर्थ सेंटर पॉइंट है और अर्थ के चारों ओर सब कुछ रिवॉल्व करता है। मून हो, चाहे सन हो, चाहे प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, सब कुछ अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। लेकिन जैसे साइंटिस्ट लोग उभरते गए, साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ये तो गलत बात है। कोपरनिकस बोल के आदमी आया एंड वो बोला कि नहीं, ऐसा गलत है। सन सेंटर पॉइंट में है और उसके चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करता है। क्या बोला? कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जिसको उसने थ्योरी का नाम दिया हेलिसेंट्रिक थ्योरी। उसने ये कहा कि अर्थ के चारों ओर सब कुछ नहीं घूमता, सन के चारों ओर सब कुछ घूमता है। बट उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। गैलीलियो जब आया, गैलीलियो जब उसने टेलीस्कोप इन्वेंट किया, उसने भी यही बात बोला कि अर्थ के चारों ओर सब कुछ नहीं घूमता, सन के चारों ओर सब कुछ घूमता है। बट उसकी जो थ्योरी थी उसको सबने नकारा, खास करके चर्च ने नकारा। एंड उसने कहा कि तुम ऐसी घिसी पिटी बातों को लोगों में मत फैलाओ, डर मत पैदा करो, है ना। और हाँ, गैलीलियो मान भी गया। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, गैलीलियो ने कुछ साल बाद बुक पब्लिश कर दिया। एंड चर्च को ये बात बहुत बुरा लगा कि अरे बिना परमिशन मांगे तुम कैसे बुक पब्लिश कर सकते हो। एंड हैंस उसको लास्ट में ये बोला गया कि तुमको मानना पड़ेगा कि तुम इन बातों को बिलीव नहीं करते हो। लास्ट में गैलीलियो डर के मारे बोल देता है कि हाँ, मैं इन बातों को बिलीव नहीं करता हूँ, बस ये कुछ थ्योरीज हैं। बट बाद में न्यूटन ने भी इस थ्योरी को प्रूव किया कि यस,
जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसी के सर्कुलर में स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं। तो यहाँ पे सन क्या है, हैवियर ऑब्जेक्ट्स है। बाकी अर्थ और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं उसके चारों ओर, है ना। इसी टाइम पे बाकी चीज़ें भी डेवलप हुई, जैसे मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, और जितना भी सब कुछ क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी फेज में चला गया कि सब कुछ में कुछ कुछ नया नई तरक्की आने लग गई, है ना। लोग बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा स्टडी करने लगे, मेडिसिन के बारे में स्टडी करने लगे, केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने लगे, है ना। और इसी दौरान ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में स्टडी होना स्टार्ट हो गया कि हम कैसे बने, हमारी हड्डियाँ कैसे बनी, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बना है। और इसी टाइम पे विलियम हार्वे ने डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उसने डिस्कवर किया कि हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। एंड और भी डिफरेंट चीज़ें इस टाइम पे डिस्कवर हुई, जैसे प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉन गुटेनबर्ग बोल के बंदा था जिसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया। अब प्रिंटिंग प्रेस बनाने से ये हुआ कि लोग अब एक ही बुक का मल्टी कॉपी छापना स्टार्ट कर दिए, जेरॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिए, मल्टीपल प्रिंट्स आने स्टार्ट हो गए। जब मल्टीपल प्रिंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो नॉलेज एक जगह के सीमित नहीं रहेगा, नॉलेज अब स्प्रेड होगा। अगर बुक बहुत सारे हैं तो ऑब्वियसली उसको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अगर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं दैट मीन्स बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल रहा है, और अगर नॉलेज मिल रहा है तो दे विल एनहांस देयर फ्रीडम, एनहांस देयर नॉलेज एंड दे विल आस्क फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी। अगर उनको नॉलेज मिल गया, कि पता चल गया कि अरे मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड दे विल डेफिनेटली फाइट फॉर इट, है ना। और यही हुआ। लेकिन चर्च कभी चाहता नहीं था कि ये हो, चर्च ने अपोज करने की बहुत कोशिश की, बट इन सब कारणों के चक्कर में नॉलेज स्प्रेड हुआ, रिनाइंसेंस स्प्रेड हुआ, एंड धीरे धीरे वक्त बदलते बदलते, चीज़ें बदलते बदलते ये लोग स्मार्टर और मोर एडवांस होते गए, एंड धीरे धीरे इन्हीं एडवांसमेंट के चक्कर में ही ये पूरे दुनिया में कब्जा करने का हिम्मत और ताकत रख सके, है ना। कैसे ये यूरोप से बाहर आते हैं, कैसे दूसरे देशों तक पहुंचते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।